जब आपका पानी जो है वो क्या कर जाए, बैंक से क्या आउटसाइड फ्लो हो जाए, और इसकी वजह से आपके क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस साल करीब 1 लाख लोग क्या हुए, विस्थापित हुए। फ्लड की हम बात करें तो ज्योग्राफिकल सेंस में हमें जानना है फ्लड, बाढ़, इसके रीजंस क्या हैं। प्लस यहां पर जो है रीजन जानना है, तो रीजन में हम इन जनरलाइज्ड रीजन जान सकते हैं, प्लस पर्टिकुलर एरिया वाइज भी रीजन जान सकते हैं। फिर यहां पर हमें क्या मेजर्स लेने हैं, उपाय लेने हैं। जब हमें आंसर में कई बार बोला जाता है कि फ्लड के कारण बताइए, हमारा ध्यान कहां जाता है, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। हम उसको पर्टिकुलर एरिया वाइज नहीं ले जाते, हम स्पेशल अप्रोच क्या है नहीं अपनाते हैं। जबकि आंसर जब हमें लिखना है तो वहां हमें ब्रॉड व्यू लेना है। वहां पर वो तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं करेगा, वो तुम्हारा क्या चेक करेगा, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो अगर हम फ्लड की बात करें तो इंडिया में हम फ्लड को रीजंस क्या है, जनरलाइज से पहले हम एरिया वाइज बांट सकते हैं कि एक हमारा ये एरिया है ब्रह्मपुत्रा जोन, एक हमारा गंगा जोन, एक हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन, फोर्थ हमारा पेनिनसुलर जोन। इस वे में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यूपीएससी का क्वेश्चन पर्टिकुलर यहां, पर्टिकुलर यहां, पर्टिकुलर यहां या पर्टिकुलर यहां पर भी हो सकता है जब रीजन न्यूज में रहेंगे। जैसे अभी ये रीजन न्यूज में है, इसका क्वेश्चन हो सकता था। पहले मैं एरिया वाइज डिस्कस कर देता हूं, देन आई विल गो टू द नेचुरल। नेचुरल कॉजेज क्या है, तुम्हारे पास भी एरिया वाइज है, परंतु डायग्राम करके लिखना चाहते हो लिख सकते। ये आपका कौन सा जोन, ब्रह्मपुत्र जोन। ब्रह्मपुत्र जोन में बाढ़ आने का, फ्लड आने का कारण क्या है, अनस्टेबल एरिया है। हिमालय की अगर बात करूं, हिमालय प्लेट ऐसे आके टकराई थी, अब इसका मूवमेंट कैसा है, ऐसा है। तो ऐसा है तो यहां पर इस तरह का आपका सेंटेक्शियल बैंड है। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2011 का, और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां जो इनस्टेबिलिटी है, इस कारण यहां की जो रिवर्स है उसका नेचर भी क्या है, यंग है कि ओल्ड, यंग नेचर। तो यंग नेचर है तो इरोजन क्या है, अपवर्धन ज्यादा है। यंग नेचर है, इरोजन अगर ज्यादा तो सिल्ट, गाद क्या है, सिल्ट क्या है, ज्यादा। जब सिल्ट ज्यादा है तो उसकी डेप्थ क्या है, कम है, पानी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहां कारण है क्या, यंग नेचर, किसका, नदियों का, यौवन प्रकृति नदियों की। अब यौवन प्रवृत्ति यंग नेचर है तो यहां पर क्या ज्यादा है, अप्रदन, इरोजन क्या है, ज्यादा है। और अगर इरोजन ज्यादा है तो नदी में समस्या किसकी है, सिल्ट। सिल्ट की है तो नदियां क्या हो रही है, गहरी या छिछली, छिछली हो रही है। सिल्ट बढ़ती जाएगी, जब सिल्ट बढ़ती जाएगी तो पानी का लेवल क्या होगा, बाहर आता रहेगा। फिर यहां पर प्रॉब्लम है क्या, हिमालय की अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी। इससे क्या फर्क पड़ेगा, हिमालय अगर अनस्टेबल है तो क्या आएंगे, भूस्खलन, लैंडस्लाइड आएंगे। लैंडस्लाइड आएंगे तो पानी का फ्लो क्या होगा, प्रभावित होगा। पानी का फ्लो अगर प्रभावित होगा तो पानी कहां आएगा, बाहर आएगा। तो रीजन क्या है, हिमालय की इनस्टेबिलिटी, हिमालय की अस्थिरता। तो हिमालय की इनस्टेबिलिटी से दो फैक्टर हो रहे हैं यहां। एक तो क्या आ रहा है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। दूसरा आ रहा है यहां पर क्या, भूकंप, अर्थक्वेक। और ये दोनों ही क्या कर दे रहे हैं, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक क्या कर दे रहे हैं, फ्लो को चेंज कर रहे हैं, पानी के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित। फ्लो क्या हो रहा है, चेंज, प्रवाह परिवर्तित। और इसकी वजह से क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है।
इसकी वजह से क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। अब ये हो रहा है तो नदियां का कोर्स फिक्स है कि नदियां अपना कोर्स चेंज कर रही है। कोर्स अगर चेंज कर रही है तो क्या आएगी, बाढ़। चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर्स, नदियां अपने रास्ते बदल रही है। चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर्स, नदियां अपने रास्ते बदल रही है। प्लस यहां पर पता है तो ये इंडिया है, यहां पर मानसून की स्ट्रीम आ रही है, एक इधर अराकान योमा, अराकान योमा से इधर क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। तो आपका जो मई से लेकर सितंबर है, बारिश क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटना है। और क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो कौन सी फ्लड आ रही है, फ्लैश फ्लड। जब मिनिमम टाइम में क्या हो रही है, मैक्सिमम बारिश, तो रीजन है बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। और इसकी वजह से फ्लैश फ्लड। क्लियर। नेक्स्ट, यहां की जो नदियां हैं उसका नेचर क्या है, इस तरह है। इनको क्या बोलते हैं, ब्रेडेड चैनल। जो ब्रेडेड चैनल है तो पानी जब जा रहा है तो पानी का जो डेप्थ है इन सबकी क्या है, कम है या ज्यादा, कम है। तो पानी क्या हो रहा है, स्पिल हो रहा है। नदी क्या है, उसमें क्या ब्रेडेड चैनल है। इसमें कह सकते हो जो आपकी बरगद का पेड़ है उसकी तरह क्या है, शाखाएं हैं। और बरगद के पेड़ की तरह शाखाएं, तो क्या हो रही है, बाढ़ ज्यादा आ रही है। क्योंकि पानी का वॉल्यूम क्या है, एक ही नदी में ज्यादा नहीं है, पानी क्या इधर उधर बह जा रहा है। फिर ये असम है, ऐसा है नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या है आपका, पेनिनसुला, गारो खासी जयंतिया। इधर आपका क्या है, हिमालय। तो यहां पर ये नदी क्या है, सैंडविच है। इसके पानी को विस्तार देने में क्या जगह नहीं है। कोर्स क्या है, संकड़ा है कि ब्रॉड है, संकरा। तो नेरो चैनल जो है वो भी एक कारण है। तो नदियों का संकड़ा, विस्तार, नेरो चैनल। फिर यहां पर कौन सी टाइप की खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें पेड़ों की क्या कर रहे हो, कटाई वगैरह। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। पानी कहां नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। देखो वनों की कटाई, फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वनों की कटाई, वह क्या बोलते हैं हिंदी में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, जहां आप वन काटते हो फिर खेती करते हो फिर उसको छोड़ देते हो, झूम कृषि। तो कारण क्या है, झूम। वहां पर इस तरह दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो रीजन्स जो है हमने यहां बोले हैं। पहला रीजन क्या बोला है, ब्रह्मपुत्र रीजन का पहला कारण क्या है, जो नदियां हैं वो क्या है, यौवन अवस्था में, यूथ स्टेज में। यूथ स्टेज में तो यहां इरोजन क्या है, ज्यादा है। अपरदन क्या है, ज्यादा है। इरोजन ज्यादा है तो समस्या क्या है, सल्ट, गाद की समस्या है। फिर अब यहां इरोजन ज्यादा है तो ये तुम और रीजन कह सकते हो। इस इरोजन का एक और रीजन क्या है, जूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर यहां पर रीजन है क्या, हिमालय, हिमालय की फ्रजिलिटी या हिमालय का कमजोरपन। हिमालय का जब कमजोरपन है तो यहां भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, यहां पर क्या है, अर्थक्वेक है। जब अर्थक्वेक है तो चैनल का जो प्रवाह है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित, चेंज हो रहा है। पर नदियां जो है अपने रास्ते क्या करती है, बदलती है, चेंजिंग कोर्स है। फिर यहां पर चैनल जो है वो कौन है, बरगद के पेड़ की तरह ब्रेडेड चैनल है। फिर यहां पर रास्ता क्या है, संकीर्ण है। यहां पर पेनिनसुला
यहां पर क्या, हिमालय। फिर नेक्स्ट कारण कह सकते हो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। कैसे, गुवाहाटी है तो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंक्रोचमेंट। यही ब्रेडेड, पानी जब हाइट से गिर रहा है इस नैरो चैनल में नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेड की तरह इस तरह ब्रेडेड चैनल बन जा रहे हैं। तो यहां पर शहरीकरण, शहरीकरण, एंक्रोचमेंट। गुवाहाटी है, गुवाहाटी में एंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम, ये सब क्या है यहां पर फैक्टर है। नेक्स्ट गंगा रीजन की अगर हम बात करें, पांचवा नंबर, बरगद के पेड़ की तरह शाखाएं, ब्रेडेड चैनल। ये बोला था ना कि हाइट से जब गिरती है तो नैरो चैनल में नहीं बहती, क्या है इस तरह बहने लगती है। जब इस तरह बहने लगती है पानी जो है यहां पर अब क्या है, इसके पास इतना पावर नहीं है कि गहरा करे। कहां बह रही है, विस्तार, ब्रेड्थ में बह रही है। ब्रेड्थ में बह रही है तो क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है। नेक्स्ट गंगा रीजन की अगर हम बात करें तो गंगा रीजन में साउथ से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बाढ़ की समस्या बढ़ती है। सबसे ज्यादा बाढ़ का क्षेत्र कौन है, नॉर्थ। सबसे ज्यादा बाढ़ का क्षेत्र कौन है, ईस्ट। साउथ से नॉर्थ की तरफ एंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लड का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। अब इसका रीजन तुम जान सकते हो कि अगर हम हिमालय की जो है हमारे मानसून की शाखा की बात करें तो ऐसे है, ऐसे है, प्लस मानसून की अगर बात करें ऐसे है। पानी सबसे ज्यादा कहां है, नॉर्थ, साउथ में कम बारिश, इधर बारिश ज्यादा, इधर बारिश क्या है, कम। तो फ्लड भी क्या है, वेस्ट में कम, ईस्ट में ज्यादा, नॉर्थ में ज्यादा, साउथ में कम। ये गंगा रीजन में मोटा मोटी क्या है, पिक्चर है बाढ़ की। फ्लड में अगर हम गंगा रीजन की बात करें तो मेनली ये जो तराई और हिमालय का जो क्षेत्र है वो ज्यादा इंपैक्टेड है, वो ज्यादा क्या है, प्रभावित है, बजाय किसके, साउथ के। या साउथ में बंगाल प्रभावित है, और बंगाल में रीजन आपका क्या, कंजेशन है, शहरीकरण की वजह से क्या हो रहा है आपका जो है वहां पर क्या हो रहा है, जो एंक्रोचमेंट हो रहा है। अदरवाइज जो है मेनली जो फ्लड प्रोन रीजन है वो कौन सा है, ये है, जहां पर बिहार में कोसी, शोर ऑफ बिहार, तो वो क्या है यहां पर रीजन। तो यहां पर मेनली जो रीजन है वो क्या है, हिमालय। हिमालय से जो एकदम अचानक क्या आ रही है, नदियां आ रही। बट ये एरिया कम प्रभावित है किसके, ब्रह्मपुत्र के। थर्ड इस रीजन की हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसका जो कारण है वो है नदियों का रास्ता बदलना, चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, नदियों का रास्ता बदलना, चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर। नेक्स्ट यहां कारण है बिकॉज यहां पर जो नहरें बनी है, जो कैनाल्स बनी है, उसके कारण जो इरिगेशन हो रहा है, सिंचाई हो रही है, तो पानी जो है, पानी क्या गया है, मिट्टी जो है क्या हो गई, तृप्त हो गई है। मिट्टी क्या है, सेचुरेटेड है, तो पानी क्या नहीं है, परकुलेट नहीं हो रहा है। तो जो भी पानी आ रहा है कहां पर रह रहा है, सतह पर रह रहा है। तो यहां पर कारण है, ये ह्यूमन मेड कारण है, इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन प्लस ये अगर तुम इसकी बात करोगे, ये एरिया ऐसा है, ये एरिया कैसा है, इस शेप को क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड, सिगार टाइप, सोसर शेप।
सिगार की तरह है। जब यहां सिगार की तरह है तो पानी यहां से आएगा, इकट्ठा यहां होगा ही होगा। तो इसकी जो टोपोग्राफी है, इसका जो भू परिदृश्य है, जो लैंडस्केप है, वो खुद ही इनवाइट कर रहा है किसको? फ्लड्स। नेक्स्ट रीजन क्या है? इसका भू परिदृश्य है, इसका लैंडस्केप, या कह सकते हो इसकी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसी है? सोसर, SAUSER, सोसर शेप, सिगार की तरह। सिगार की तरह तो पानी क्या होगा? इकट्ठा होगा ही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट इसका कारण है, पानी का फ्लो ऐसा है, इधर सारी नदियां ऐसी है। यहां पर हमने नेशनल हाईवे 1 बनाया है, NH1 बनाया। NH1 इसके पानी के फ्लो को रोक रहा है। NH1 क्या कर रहा है? पानी के फ्लो को क्या कर रहा है? रोक रहा है। जब नेचुरल फ्लो को रोक रहा है, पानी क्या होगा? विस्तारित होकर क्या होगी? बाढ़ आएगी। एंड दिस हैज बीन रिटन इन खुल्लड़, ज्योग्राफी की जो बुक है, अकॉर्डिंग टू खुल्लड़। NH1 भी रिस्पॉन्सिबल है कहां पर? यहां पर बाढ़ के। जो NH1 परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके? पानी के प्रवाह के। इट इज अ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द वाटर। इस तरह का डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट रीजन है NH1। NH1 इसके क्या है? पैरेलल नहीं है। NH1 क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है। लंबवत है तो पानी का प्रवाह क्या हो रहा है? रुक रहा है। फिर रीजन है, ये आ रहा है, अब देखो, बढ़ो आगे एक बार। ये पंजाब, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इधर पंजाब, पानी आ रहा है। पंजाब का कौन सा रीजन डेवलप है? इधर ईस्ट वाला कि वेस्ट वाला? ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट पार्ट डेवलप है। पाकिस्तान का ये पंजाब भी डेवलप है, तो ये पंजाब भी डेवलप है ना। तो ये जब डेवलप है तो यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट क्या कर रहा है? नदियों के लो लाइंग एरिया में, अपर लाइंग एरिया में? लो लाइंग एरिया में। तो लो लाइंग एरिया में नदी की स्पीड तेज है या कम? कम। तो वहां पर जब भी डेवलपमेंट होगा, पानी को क्या कर देगा? रोक देगा। तो डेवलपमेंट जो इसके निचले इलाकों में है नदियों के, उसके कारण भी क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है। डेवलपमेंट इन लो लाइंग एरियाज, नदियों के निचले इलाकों में विकास। समझ में है? नेक्स्ट बात करें पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स यूथ है कि ओल्ड है? सनाइल स्टेज में है। तो यहां पर जो मेनली प्रॉब्लम है इसके लो लाइंग एरियाज में है। अपर लाइंग एरियाज में क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। लो लाइंग एरियाज में भी कौन? गोदावरी, नर्मदा। पर यहां मेनली प्रॉब्लम है, यहां पर सुवर्ण रेखा, बैतरणी, यहां पर मेनली प्रॉब्लम है। बाकी जगह इन जनरल क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इन जगह क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अदर जो प्रॉब्लम का यहां कारण है, बिकॉज मोस्टली यहां पर हम डैम्स बना चुके हैं, तो डैम्स और एम्बैकमेंट्स जो बने हुए हैं, बांध वगैरह बने हुए, तो यहां पर लार्जली हमने फ्लड की प्रॉब्लम को क्या है? सॉल्व किया हुआ है। फिर भी यहां पर जो लॉ लाइंग एरियाज है, जहां पर क्या आता है आपका? टाइड्स, ज्वार भाटा इत्यादि, वहां पर क्या है? प्रॉब्लम है। बट जो हमने डैम्स बनाए हैं बाढ़ को रोकने के लिए, तो डैम जो है वो फ्लड कंट्रोल का मैकेनिज्म है कि फ्लड मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है? बाढ़ नियंत्रण का मैकेनिज्म है कि बाढ़ प्रबंधन का? कंट्रोल का। यू आर कंट्रोलिंग। बट यही बांध प्रॉब्लम का कारण बन रहा है किसका? बाढ़ का। वाई? इन डैम्स का क्या? मिसमैनेजमेंट। इन डैम्स का क्या? ओल्ड होना। डैम्स का क्या? ओल्ड होना। तो यहां पर लिख लो, फोर्थ, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, मेनली प्रॉब्लम इन लो लाइंग एरियाज ऑफ रिवर। मुख्यतः समस्या
नदियों के निचले भागों में, नदियों के निचले भागों में। मुख्य प्रॉब्लम, मुख्य समस्या उड़ीसा में, मेन प्रॉब्लम इन उड़ीसा। And problem, reason for the problem is also dam, failure of dam management, failure of dam management। बाढ़ का एक अन्य कारण बांधों का अनियोजित प्रबंधन, फेलियर ऑफ डैम मैनेजमेंट। क्लियर? अब आगे बढ़ू। एक वो यही हो गया ना कि मैंने जब बोला यह है, अब यहां पर जब डेवलपमेंट होगा तो क्या करोगे? वनों को काटोगे, एग्रीकल्चर करोगे, तो ये डेवलपमेंट ही क्या है? सब कुछ यहां आ गया है। यस, ओवरग्रेजिंग वगैरह आ सकता है, बट ओवरग्रेजिंग मेरे उसी पॉइंट में समझ आएगा इसमें विकास। वो यहां पर थोड़ी हो, इधर ये वाला एरिया। थर्ड वाला मैंग्रोव नहीं है ना, मैंग्रोव आपके कोस्टल में होते हैं ना, पानी के वाले। वेटलैंड्स तो है ही है, वेटलैंड का एंक्रोचमेंट, वेटलैंड का एंक्रोचमेंट वो पर्टिकुलर चला जाएगा, फिर पर्टिकुलर पॉइंट आएगा इसका शहरी बाढ़ का। अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा? फ्लड का। फ्लड में भी फ्लैश फ्लड का अलग टॉपिक हो सकता है और अर्बन फ्लड अलग टॉपिक हो सकता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में फ्लड के कारण बताइए, तो हम क्या लिखते हैं? जनरल लिखते हैं, नेचुरल कॉजेज क्या है और मैनमेड कॉजेज क्या है। हम पर्टिकुलर एरिया वाइज वहां पर क्या करते हैं? अटैक नहीं करते हैं, और इसलिए मार्क्स में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। अब इन जनरल में अगर फ्लड की बात करूं तो इन जनरल भारत में जो रीजन है वो है एक का क्या? आपका नेचुरल फैक्टर, एक क्या है? प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या है? पानी, बारिश ज्यादा हो रही है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है। फिर कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हिमालय क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। हिमालय जब मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? पानी ज्यादा आ रहा है। सेकंड जो है वो है कि आपका रिवर जो है, वो रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो क्या हो रहा है? जो उसका जल ग्रहण क्षेत्र वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और उसकी जल ग्रहण कैचमेंट की कैपेसिटी अगर कम होगी तो क्या होगी? बाढ़ आएगी। नेक्स्ट है सिल्ट, गाद का जमना। नेक्स्ट फोर्थ है आपका जो डैम्स क्या हो रहे हैं? कोलैप्स हो रहे हैं। जो डैम कंट्रोल के लिए वो डैम ही क्या हो रहे हैं? आपके टूट रहे हैं। प्लस आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, चक्रवात, जो आपके कोस्टल एरिया में क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। प्लस आपका तटीय क्षेत्रों में कौन सा? लैंडस्लाइड एंड सुनामी। ये जनरलाइज फैक्टर हैं। फिर अगर हम ह्यूमन मेड फैक्टर की बात करें तो डेवलपमेंट, जैसे NH1, जैसे NH1 डेवलपमेंट, जैसे अर्बन एरिया में वेटलैंड का क्या? एंक्रोचमेंट, जैसे वजीराबाद एंक्रोचमेंट, जैसे ITO पर एंक्रोचमेंट, जैसे ITO पर, जैसे मुंबई में उल्हास रिवर, पवई वेटलैंड, IIT पवई, पवई क्या है? एंक्रोचमेंट है। उल्हास रिवर, उल्हास रिवर, मूसी रिवर हैदराबाद, ये याद रखने एग्जाम्पल। उल्हास मुंबई, पवई वेटलैंड है मुंबई। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, ईस्ट कलकत्ता आर्द्रभूमि कहां पर? कलकत्ता। तो विकास के कारण प्लस आपकी क्या? फॉरेस्ट का क्लियरेंस, वनों की कटाई किसके लिए? माइनिंग, हाईवेज, राजमार्गों के लिए, ग्रेजिंग, चराई के लिए, एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, जो ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। बिकॉज वन आपका जो है फॉरेस्ट, इसमें वर्ड लिखना है, दे एक्ट एज ए स्मॉल चेक डैम, छोटे बांधों का काम करते हैं। कौन? पेड़, वन। वनों में जो कौन है? ट्रीज हैं। पानी कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बट वनों की जब कटाई हो रही तो पानी कहां? नीचे नहीं जा रहा है, और इरोजन, अपरदन की समस्या बढ़ रही है। मेनली जब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा तुम आंसर क्या करोगे? ये करो। जो मैंने पहले समझाया उसको लोग कई बार क्या करते हैं? भूल जाते हैं। मार्क्स वहां मिलेंगे, मार्क्स में वो भी लिखना है और ये भी लिखना है। ये टाइम कम पड़ रहा है तो इसको लिखा और उसको डायग्राम में डाल दिया। उसको जब डायग्राम में डाला तुम्हें सिंपल डायग्राम बनाना है। इंडिया, फर्स्ट रीजन, फैक्टर बता दिए,
सेकंड रीजन फैक्टर बता दिए, थर्ड रीजन फैक्टर बता दिए, और फोर्थ रीजन फैक्टर बता, हो गया डायग्राम। डायग्राम फॉर द सेक ऑफ डायग्राम नहीं है, डायग्राम में तुम्हारा कंटेंट आना चाहिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट कर रहा है। बस डायग्राम में ये बनाने से यूपीएससी मार्क्स नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल वो कंटेक्चुअल फिट होगा। अनलेस एंड अनटिल क्या होगा, कंटेक्चुअल फिट होगा, और अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे आर्ग्यूमेंट नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है, एनालिटिकल है, फैक्चुअल नहीं है। कुछ पेपर में है कि हाँ क्या होगा, अदरवाइज क्या है, एनालिटिकल है। तो ये डायग्राम बना दो, जनरलाइज फैक्टर लिख दिया और क्या बना दिया, डायग्राम, इसके पॉइंट, इसके पॉइंट, इसके पॉइंट, हो गया। यहां पर वो मार्क्स देगा। अब सॉल्यूशन बताने हैं, तो ये काम, सॉल्यूशन एक जनरलाइज भी हो सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, यहां प्रॉब्लम लिखी, यहीं पर सॉल्यूशन, यहां का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यहां का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नहीं है ये बताया, इन जनरल यहीं पर बता दिए, जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हो गया। लो, डायग्राम इस तरह बनाए जाते हैं। जबकि डायग्राम का एक हवा जो बन गई है ना, तो कुछ भी करके डायग्राम डाल दो, कुछ भी करके डायग्राम डाल दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं कर रहा है, मार्क्स क्यों देगा वो। जो गुमराह किया जा रहा आज की डेट में, वो क्या है, गुमराह है, वो डालते रहो। अब इसमें जो है फ्लड की अगर हम बात करें, तो फ्लड के कंटेक्स्ट में बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ट्रेडिशनल थिंकिंग रही है, वो कौन सी रही है, बाढ़ के कंट्रोल की रही है। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करें, दो कंसेप्ट है, एक है कंसेप्ट ऑफ हैजार्ड, प्रकोप, एक कंसेप्ट है डिजास्टर, आपदा। अंतर क्या दोनों में, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, 10th नहीं कर रहे हो, आर्ची यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। हैजार्ड इज ए इवेंट, मिशप, कोई घटना, दुर्घटना है जिसकी संभावना है कि वो नुकसान कर सकती है, विच कैन हार्म, बट व्हेन इट एक्चुअली हार्म, जब वो एक्चुअल में क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, तो वही हैजार्ड क्या हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगी। तो फ्लड एक डिजास्टर नहीं है, फ्लड तो नेचुरल है, फ्लड इज नेचुरल, बट जो फ्लड ह्यूमन को इंपैक्ट करती है, वो क्या बन जाता है, डिजास्टर बन जाता है। अब इस कंटेक्स्ट में यमुना हैज ए नेचुरल फ्लो, यमुना हैज ए नेचुरल फ्लो, उसका प्राकृतिक प्रवाह है। उसका जब प्राकृतिक प्रवाह है, तो उसका प्राकृतिक प्रवाह यह भी है कि वो अपने धारा से क्या है, ब्रेड्थ, अपनी विड्थ को क्या कर सकती है, बड़ा कर सकती है। अभी ह्यूमन है ना, जो उसने क्या किया है, उसके एरिया को एंक्रोच किया। यमुना ने एंक्रोच नहीं किया है, एंक्रोच किसने किया है, ह्यूमंस ने। तो बाढ़ आई है कि बाढ़ लाई गई है, डिजास्टर लाया गया है। तो फ्लड कंट्रोल में हमारी थिंकिंग क्या है, इसको कंट्रोल करो, इसको क्या करो, कंट्रोल करो। फ्लड मैनेजमेंट में थिंकिंग है, कंट्रोल मत करो, लेट्स हैव इट्स ओन कोर्स। हमें अपनी एक्टिविटी को क्या करना है, चेंज करना है। ह्यूमन जिन एक्टिविटी की वजह से उसको इनवाइट कर रहा है, उन एक्टिविटीज को क्या करना है, चेंज करना है, उस नेचर को क्या करना है, चेंज करना है। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। उस नेचर को क्या करना है, चेंज करना है, उस नेचर को चेंज करना। तो यहां पर फ्लड कंट्रोल के जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म थे, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म था रिडक्शन इन रन ऑफ, रन ऑफ जो इसका पानी का प्रवाह हो रहा है, जो बहाव है, उसमें क्या कर दो, कमी कर दो। तो इसके लिए आपने क्या बनाए, बांध बनाए, डैम्स बनाए। इसमें आप क्या कर रहे हो, डैम्स बना रहे हो, पानी को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, पानी के प्रवाह को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, पानी के प्रवाह को चेंज कर रहे हो। प्लस यहां पर क्या कर रहे हो, चैनल को आप इंप्रूव कर रहे हो, फ्लड प्लेन की क्या कर रहे हो, जोनिंग कर रहे हो। बट जो ब्राजील में कहा गया है, उसे हमें क्या करना है, करना है। तो इसमें कंट्रोल भी है और मैनेजमेंट भी। ये फ्लड प्लेन जोनिंग क्या आपका मैनेजमेंट है, फ्लड एरिया है, जोन में डिवाइड करो। कुछ जोन में क्या होगा कि जोन में
क्या होगा। इस तरह क्या करो, डिवाइड करो। अब इसी में क्या है आपके मैनेजमेंट, प्रकृति आधारित, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो ब्राजील की केस स्टडी भी यहां आ सकती है, ब्राजील की क्या आ सकती है, केस स्टडी भी आ सकती है। अब इस फ्लड कंट्रोल में हम बात करें तो हमने क्या बनाए, बांध बनाए, तटबंध बनाए, एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं। परंतु एम्बैंकमेंट्स से समस्या क्या है, एम्बैंकमेंट्स क्या है, इसके चारों ओर आपने क्या किए, बना दिए। बांध नहीं, एम्बैंकमेंट्स क्या है, तटबंध है। अब जब ये है तटबंध, ये लॉन्ग समय के लिए है, शॉर्ट, और इसने आपको क्या कर दी, इंश्योरिटी दे दी कि बाढ़ नहीं आएगी, बट पानी यहां क्या होगा, आउटस्पिल होगा और क्या आएगी, बाढ़ आएगी। तो ये तटबंध है, एम्बैंकमेंट्स तो बना दिए, इससे आपको क्या मिलेगी, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये कि आपका क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ये ह्यूमंस को आश्वस्त कर देता है कि पानी इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। जैसे यमुना पर है, अब यमुना में बाढ़ आई, पूरा सिविल लाइन डूब गया, आप एश्योर क्या हो, एम्बैंकमेंट्स बना रखा और क्या नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। तो हमने ये कंट्रोल के बेसिस पे बनाया है, पर ये कंट्रोल क्या है, लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं है, दीर्घकालिक सॉल्यूशन नहीं है। और इसी वजह से आपके बिहार और असम में क्या आ रही है, बार बार क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। जहां एम्बैंकमेंट्स क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और ये एम्बैंकमेंट्स जो है आपके, इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्टली भी है और टाइम इंटेंसिव भी है। और इस कंटेक्स्ट में जिनको इनको जो उपाय अचीव करना था वो उपाय अचीव नहीं हो पाया है। तो इंस्टीड ऑफ कंट्रोल के हमें थिंकिंग को चेंज करना होगा, इसमें मैनेजमेंट में। यू हैव टू लिव विथ वाटर, ये सीखना होगा, यू हैव टू लर्न टू लिव विथ वाटर। फ्लड नेचुरल है, वो आएगी ही आएगी, आपको उसके साथ रहना क्या करना है, सीखना है। तो आपको अपने डिजाइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। ह्यूमन को अपना नेचर क्या करना है, चेंज करना है। इसलिए मोदी जी का जो लाइफ मिशन है, लाइफ मिशन है वो क्या, यही है। अब इसी में हमने इसको करने के लिए क्या किया, कंट्रोल की जो हमारी थिंकिंग है, इस संदर्भ में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के तौर पर स्ट्रक्चरल उपाय अपनाए। स्ट्रक्चर मतलब कुछ न कुछ बनाया, कुछ न कुछ बनाया मतलब बांध बनाए, कुछ न कुछ बनाया मतलब एम्बैंकमेंट्स बनाए, कुछ न कुछ बनाया मतलब चैनलाइजेशन किया। क्या किया, चैनलाइजेशन, का पानी का क्या कर दो, डाइवर्ट कर दो। अब ये जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, इसी में हमने क्या किया, ड्रेजिंग की, उसकी क्या कर दी, खुदाई कर दी, ताकि उसकी गहराई को क्या कर सके, ज्यादा कर सके। हम क्या कर रहे हैं, सिल्ट हटा रहे हैं। सिल्ट हटाना मैनेजमेंट का काम है, पर हम वहां पर जो ड्रेजिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल हैं, गाद हटा रहे हैं। परंतु फिर भी क्या आ रही है, फ्लड आ रही है। फ्लड क्या आ रही है, आ रही है। तो इस कंटेक्स्ट में जो ये हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स, वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। यस, थोड़े समय के लिए रिलीव कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेगा। अब इसी में हमें जो है फ्लड को अगर कंट्रोल करना है, तो हमें फ्लड कंट्रोल से अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। किसकी तरफ, फ्लड मैनेजमेंट। इसको अच्छा वर्ड दे सकते हो, फ्लड रिस्क रेजिलियंस मैनेजमेंट। बाढ़ जोखिम सुनम्यता प्रबंधन, फ्लड रिस्क रेजिलियंस मैकेनिज्म, बाढ़ जोखिम सुनम्यता प्रबंधन। यूपीएससी ने सुनम्यता का दूसरा हिंदी अनुवाद क्या किया है, समुत्थानशीलता। सुनम्यता भी है और समुत्थानशीलता भी वर्ड है उसका। 2015 के प्रीलिम्स में है सुनम्यता, समुत्थानशीलता। 2018 के ऐसे में वर्ड है सुनम्यता, जोखिम सुनम्यता प्रबंधन। तो अगर इसमें हमें जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है शिफ्ट करना होगा किसको, अपने फ्लड गवर्नेंस को, बाढ़ के अभिशासन को क्या करना है, सोचना है। तो हमें फोकस करना है किस पर, संडे में फोकस था किसका, प्रिपेयर्डनेस पर या पोस्ट डिजास्टर पर एक्शन पर। संडे पता है ना, संडे फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट का, याकोहामा, ह्यूगो संडई डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म। 2015 में जो संडई आया था उसका फोकस कहां था, प्रिवेंशन पर था। वो प्रिवेंशन ही क्या है, फ्लड गवर्नेंस। तो रिस्क रेजिलियंस मैकेनिज्म ही क्या है, फ्लड गवर्नेंस है। हमें बाढ़ अभिशासन पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो बाढ़ अभिशासन पर ध्यान देना होगा, तो हमें ये याद रखना होगा, जब आपकी डिजास्टर आ रहा है, पहला मैकेनिज्म क्या है, प्रिवेंशन। फिर क्या है, बाढ़ आ चुकी है, फिर क्या है, बाढ़ के बाद।
तो ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पर आप जो है फोकस करते हो, किस पर? स्ट्रक्चर पर, संरचना पर। बट ये स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन नहीं। आपने डैम्स बनाए, डैम्स क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। ह्यूमन इसको क्या कर रहा है? मैनेज नहीं कर पा रहा। तो यहां पर स्ट्रक्चरल के साथ साथ आपको फोकस करना होगा किस पर? टेक्नो लीगल रिजीम पर, तकनीकी कानूनी जो है आयाम पर। इसमें क्या है? आपको लॉज के द्वारा, आपको गवर्नेंस में चेंज करके, गवर्नेंस अभिशासन रन कैसे होता है इसमें चेंज करके, प्लस क्षमता विकास करके, कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा बाढ़ को क्या करना है? प्रबंधन करना है, उसको क्या करना है? मैनेज करना है। ये थिंकिंग, इस तरह की थिंकिंग क्वेश्चन पेपर 3 में पूछेगा, पेपर 1 में नहीं। टेक्नो लीगल रिजीम, जहां स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, कुछ ना कुछ क्या लाओगे? कोड्स लेके आओगे, कुछ ना कुछ क्या लेके आओगे? कानून के द्वारा, या कुछ ना कुछ क्या करोगे? व्यवहार परिवर्तन करोगे, बिहेवियरल चेंज करवाओगे। तकनीकी कानूनी आयाम, टेक्निकल वर्ड है ये एनडीए में गाइडलाइंस में, जिसको तुम बोलते हो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स तुम्हारी दूसरी लैंग्वेज में। बट इसको टेक्निकली एनडीए में गाइडलाइन बोलती है टेक्नो लीगल रिजीम। टेक्नो लीगल रिजीम। पीवाईक्यू देखे ही नहीं है तो ये वर्ड्स पता ही नहीं है। पीवाईक्यू अगर देखे ही नहीं है तो पता ही नहीं यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है। टेक्नो लीगल रिजीम, तकनीकी कानूनी आयाम। तो यहां पर यही है, केवल और केवल आपको स्ट्रक्चरल नहीं, आपको संपूर्ण जो है ध्यान देना होगा। तो यहां पर रिलीफ, अर्ली वार्निंग, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा चक्र जो है उस पर ध्यान देना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा चक्र क्या है? आपदा से पहले, आपदा से पहले क्या क्या है? आपदा का मानचित्रण, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। आपदा से पहले क्या है? सुभेद्यता आंकलन, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। और इसी में क्या है? जोखिम आंकलन, रिस्क एनालिसिस। यहीं पर क्या है? क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग। यहीं पर क्या है आपके? इस कैपेसिटी बिल्डिंग में दो संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल मेजर और टेक्नो लीगल रिजीम, तकनीकी कानूनी प्रावधान। और यहीं पर है आपका पूर्व चेतावनी तंत्र, अर्ली वार्निंग सिस्टम। पूर्व चेतावनी तंत्र, यह आपका डिजास्टर से पहले है। प्रकोप मानचित्रण, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। यूपीएससी का पीवाईक्यू है अजरिडम। सुभेद्यता आंकलन, सुभेद्यता या जोखिम आंकलन। नेक्स्ट, क्षमता विकास। यहां पर ये संरचनात्मक उपाय, ये तकनीकी व कानूनी आयाम। इतने अचंभित क्यों? पढ़ा नहीं है क्या? ये तो थीम है पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की। इसी पर तो सारी पीवाईक्यू है। फिर पूर्व चेतावनी तंत्र, ये डिजास्टर से पहले है। ये सब डिजास्टर से पहले है। फिर आपदा आ चुकी है, आपदा आ चुकी है तो ड्यूरिंग डिजास्टर, उसमें क्या है?
बचाव व राहत कार्य, रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू। राहत, खोज व बचाव। फिर आपदा जा चुकी है, क्या? रिकवरी और पुनर्वास और रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण। रिकवरी, पुनर्वास और पुनः निर्माण। अभी मैं आ जाऊंगा, मतलब इसी से एक अंडी में गाइडलाइन है, 10 अंडी में गाइडलाइन कैसे करोगे। संडई भाई चुके हो तो आपका पहले है याकोहामा, फिर है ह्यूगो, फिर है संडई। याकोहामा है 1994, ह्यूगो है 5 2015। इससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट थिंकिंग थी रिलीफ एंड रेस्क्यू, बचाव और राहत। इससे पहले थिंकिंग थी डिपेंडेंसी, निर्भरता। ये क्या हुई? ये चेंज हुई। ह्यूगो जो है वो फोकस करता है रिस्क पर, रिस्क प्रिवेंशन पर। तो हमने ह्यूगो के बेसिस पर लेके आए अपना क्या, एनडीएमए एक्ट। संडे जो है वो रिस्क रेजिलियंस पर है, आपदा सुनम्यता पर। इसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 आया है। यूपीएससी ने यहां पर भी क्वेश्चन पूछा है, यहां पर भी क्वेश्चन पूछा है, और इसी के बाद हमारा 2024 में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया है। पारित नहीं हुआ है, जब न्यूज में होगा तो हम देखा जाएगा। तो ये थिंकिंग अलग है। कॉन्करेंट, जहां तक या तो कॉन्करेंट है या फिर वो उसमें है रेजिडरी, अवशिष्ट है शायद, मुझे कंफर्म कर लेना, आई डोंट नो, भी कंफर्म करना होगा। तो यहां पर आपको कंप्लीट डिजास्टर साइकिल पर क्या करना है, ध्यान देना है। प्लस यहां पर हमें अगर फ्लड गवर्नेंस मैकेनिज्म को बढ़ाना है तो हमें स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक पर्यावरणीय आंकलन पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। वाई? बिकॉज डेवलपमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट की थिंकिंग को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ईआईए को क्या बनाना होगा, कंपल्सरी बनाना होगा। प्लस हमें रिवर बेसिन मैनेजमेंट, और इसी पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर 1 में, वाटरशेड मैनेजमेंट पर। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ चुका किस पर, वाटरशेड मैनेजमेंट पर। तो हमें रिवर बेसिन अप्रोच पर फोकस करना होगा, जहां सभी क्या है, कैचमेंट एरिया आरएस फॉर सिंपल। फिर हमें जो है यहां पर कॉम्प्रहेंसिव वे में करना होगा। जैसे असम में अगर हमें करना है तो डिफरेंट स्टेक होल्डर, तो हर एरिया में डिफरेंट स्टेक होल्डर जो है उनको जो है शामिल करके क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। प्लस हमें जो है रेजिलियंस लाने की क्या है, जरूरत है। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल, ये वाला पार्ट पेपर 3 में होगा। बट पेपर 1 में जो पहला वाला समझाया था कारण क्या है, तो ये डायग्राम जो है वो पता होना चाहिए। ऑल्दो ये न्यूज नहीं है, बट न्यूज है तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। टॉपिक क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। तो ये पूरा याद रखना है। हिमालयन में रीजन, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड इन हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र में बाढ़ के कारण क्या है, क्या बताओगे? जनरल तीनों, ब्रह्मपुत्र, गंगा और हिमालय के तलहटी भी तो हो सकती है। मैदानी भाग, अगर मैं टेक्निकल रॉन्ग हूं तो प्लेन एरिया में क्या बताओ, रीजन बताओ। अब इसमें 2 टॉपिक बाकी है। फ्लैश फ्लड जो मैंने पहले दिया है, नोट्स पढ़ाया मैंने, अभी नहीं है, बाद में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक